बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने जी टैक्स का आगाज़ किया था और कल हमने देखना शुरू किया था कि कुछ डेफिनेशंस को हमने क्लासिफाई कर लिया था कि लॉ जो है कुछ डेफिनेशंस को किस तरह डिफ़ाइन किया करेगा। तो हमने पढ़ा कि कुछ डेफिनेशंस होंगी जो मीन्स से स्टार्ट हो रही होंगी। ये ऐसी डेफिनेशंस होंगी जिसमें डिक्शनरी मीनिंग ख़त्म हो जाएगा, जो यहाँ लिखा है बस ये मीनिंग हुआ करेगा। जब भी मीन से स्टार्ट हो रहा होगा तो इसका मतलब यही होगा कि जो कुछ यहाँ लिखा हुआ है वो इसका मीनिंग है और बाकी डिक्शनरी मीनिंग या डेली लाइफ में जो मीनिंग है वो ख़त्म हो गया। ठीक हो गया। हमने रेंट की इस डेफिनेशन से इसको एक्सप्लेन किया। फिर हमने कहा कि कुछ डेफिनेशन होंगी जो इंक्लूड से शुरू हो रही होंगी। इसका मतलब होगा कि हम बात को यहाँ ऐड करना चाह रहे हैं कि कोई एक ऐसा मीनिंग है जो हमें लगा है कि जो बात हमने पीछे लिखी है वो उसमें शामिल नहीं हुई है, या शामिल तो हो गई है लेकिन क्लैरिफाई नहीं हुई है, तो फिर हमने उसको लफ्ज़ इंक्लूड से ठीक कर लेंगे। हमने रेंट ही की डेफिनेशन से इस बात को अंडरस्टैंड किया था कि रेंट में पहले डेफिनेशन मीन से शुरू हुई थी और फिर हमने उसके अंदर जाकर फर्दर इंक्लूड से फोरफिटेड डिपॉजिट जो है वो ऐड किया था। अदरवाइज फोरफिटेड डिपॉजिट रेंट की डेफिनेशन में जो पीछे हमने लिखी थी उसके अंदर शामिल होता नज़र नहीं आ रहा था। अच्छा जी, फिर हमने कहा दोनों ही डेफिनेशन दोनों पर्पज यूज़ किए जा सकते हैं, मीन्स एंड इंक्लूड्स भी किया जा सकता है। ये सारी बातें हमने लास्ट टाइम कर ली थी। फिर हमने थोड़ी सी बात की कि अगर हम नॉट विद स्टैंडिंग का वर्ड कहाँ यूज़ हो रहा होगा लॉ में, हमने कहा ये वहाँ यूज़ होगा जब दो सेक्शंस आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, तो पता चले इस वक्त कौन से सेक्शन की बात मानी जाएगी, यानी इन दो में से सुपीरियर सेक्शन कौन सा है। जो सेक्शन या जो लॉ सुपीरियर होगा उससे पहले क्या लिख देंगे, नॉट विद स्टैंडिंग। मसलन नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन, ठीक है, इसका मतलब है ये सेक्शन जो है बाकी सेक्शन से सुपीरियर हो गया, या इन दिस एक्ट फिर पूरे एक्ट से सुपीरियर हो गया, या एनी अदर लॉ फॉर द टाइम भी, पाकिस्तान का कोई भी कानून हो वो कुछ भी कह रहा हो लेकिन इस वक्त जो बात हम लिख रहे हैं ये सुपीरियर है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने इस सारे को देखा। फिर हमने सब्जेक्ट टू, इसका रिवर्सल था। हमने कहा सब्जेक्ट टू कहाँ लिखा हुआ होगा, जहां में हमने कनेक्टिविटी करनी है, ठीक है ना, जहां इसका मतलब है कि दूसरा सेक्शन पहले फॉलो करें फिर इसको भी उसके साथ फॉलो करें। फिर हमने एक वर्ड यूज किया कि मे और शेल कहाँ यूज होगा, इसको भी हमने देखा कि शेल का मतलब क्या है, मैंडेटरी, और मे का मतलब है ऑप्शनल। ये सारा काम करने के बाद फिर हम आए और हमने सेक्शन 4 से बाकायदा पढ़ना शुरू किया। ठीक होगी बात जी। सेक्शन 4 में हमने पढ़ा इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज फॉर ईच टैक्स ईयर ऑन एवरी पर्सन हु हैज टैक्सेबल इनकम एज पर एप्लीकेबल टैक्स रेट। अब ये एक लाइन लिखी हुई इंग्लिश में लिखी हुई है, हमें समझ भी आ रही है कि क्या बात लिखी है, लेकिन लॉ का मिजाज है, हमें देखना पड़ेगा टैक्स ईयर का क्या मतलब हुआ भाई, पर्सन का क्या मतलब हुआ, टैक्सेबल इनकम का क्या मतलब हुआ। अगर कुछ ना हमें सेक्शन 2 में कुछ ना नजर आए तो इसका मतलब है फिर वही मतलब है जो हमने लिया है, और अगर हमें सेक्शन 2 में कोई चीज़ नज़र आ जाए तो फिर इसका मतलब है वो स्पेसिफिक मतलब है जो लेजिस्लेटर यहाँ पर लिखना चाह रहा है। फिर हमने कैलेंडर ईयर से टैक्स ईयर बनाना सीखा था कल, ठीक है ना, कि एक नॉर्मल टैक्स ईयर किसको कहते हैं। ऐसे कैलेंडर ईयर चल रहा है, लॉ ने कहा कि हमने 12 मंथ पीरियड को आपका क्या लेना है, टैक्स ईयर लेना है। तो 12 मंथ पीरियड कहाँ से शुरू हो और कहाँ ख़त्म हो, लेकिन लॉ ने शुरू से लिखना उसको गवारा नहीं किया, बल्कि कैसे एक्सप्लेन किया, ऐसे 12 मंथ जो एंड हो रहे हों 30 जून को, तो कहा कि जी ये आपका नॉर्मल टैक्स ईयर होगा। फिर उन्होंने कहा जी इसको एब्रीविएट कैसे करेंगे, 2021 बोलेंगे या 22 बोलेंगे, तो उन्होंने कहा जी 2022 बोलेंगे। अच्छा, एक वक्त था हम इसको 21-22 बोलते थे, लेकिन वो 8-10 साल पहले की बात हो गई, ठीक है ना, कि हम कहते थे 2021 से शुरू हुआ और 22 तक चला, क्योंकि दोनों कार है। लेकिन अब डिसाइड हुआ कि नहीं, जिसमें एंडिंग डेट आ रही होगी उससे एब्रीविएट किया करेंगे। तो ये डेफिनेशन कल हमने पढ़ी। फिर नॉर्मल टैक्स ईयर, नॉर्मल टैक्स ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ एंडिंग ऑन
30th June and denoted by calendar year in which the said date fall. नॉर्मल टैक्स ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। इसका मतलब है 3 बातें लिखनी जरूरी हैं। एक से पीरियड ऑफ 12 मंथ एंडिंग ऑन 30th June डिनोटेड बाय कैलेंडर ईयर इन विच द सेड डेट फॉल। यहां से हमारी डेफिनेशन आ गई किसकी? नॉर्मल टैक्स ईयर की। क्लियर होगी बात जी? लाइक दिस एंडिंग देखनी है, फिर यहां से हमने 12 मंथ काउंट कर लिए, तो ऑब्वियसली एंडिंग पता चल जाए तो स्टार्ट भी पता चल रहा है, लेकिन लिखेंगे हमेशा ऐसे ही। स्पेशल टैक्स ईयर, हमने कहा जी स्पेशल टैक्स ईयर क्या है? ये भी पीरियड ऑफ 12 मंथ है, लेकिन इसकी एंडिंग 30th जून पे नहीं हो रही है, कहीं और एंड हो रहा हो, मार्च में एंड हो जाए, जुलाई में एंड हो जाए, सितंबर में एंड हो जाए, ठीक है। फिर इसका देखा कि हम इसको एब्रीविएट कैसे करेंगे, तो हमने कहा जो नॉर्मल टैक्स ईयर, वो डेट जहाँ फॉल कर रही है उसका जो नॉर्मल टैक्स ईयर जैसे एब्रीविएट होना था वैसे ही एब्रीविएट करेंगे। लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने कहा कि यार जहाँ एंड हो रही है उसके बाद इमीडिएट आपने देखना है 30 जून, पहला 30 जून कौन सा आ रहा है, तो उससे इसको एब्रीविएट कर रहे होंगे। क्लियर होगी बात जी? फिर था प्रोसीजर कलम पढ़ रहे थे। द बोर्ड हैज अथॉरिटी टू प्रिस्क्राइब एनी स्पेशल टैक्स ईयर इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर क्लास ऑफ टैक्स ईयर। कि बोर्ड के पास ये अथॉरिटी है। बोर्ड का मतलब क्या था? फेडरल बोर्ड, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बोर्ड के पास ये इख्तियार है कि अगर किसी क्लास ऑफ पर्सन का टैक्स ईयर चेंज करना हो तो उसका नोटिफिकेशन जारी कर दे। फिर हमने कहा कुछ एग्जांपल हमारे पास मौजूद हैं, शुगर कंपनीज की, राइस एक्सपोर्ट की, बैंक्स की, ये एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें एफबीआर ने क्या किया, इन्हें बता दिया कि आपका टैक्स ईयर ये हुआ करेगा। हो सकता है इनकी रिक्वेस्ट पर ये सारा काम हुआ, हो सकता है एफबीआर को खुद से लगा हो कि ये काम हमें ऐसे करना चाहिए और ऐसे कर दिया गया। क्लियर हो गई बात? चेंज ऑफ नॉर्मल टैक्स ईयर टू स्पेशल टैक्स ईयर। अब ये वो प्रोसीजर्स हैं जो एग्जाम में आ भी रहे होंगे, ठीक है ना। आपने स्लाइड्स ले ली थी कल, ऊपर से स्लाइड ले लीजिए ताकि साथ साथ आप उसको वहीं से आपने याद भी करना है, सारा कुछ करना भी है। अच्छा जी, अ पर्सन में अप्लाई इन राइटिंग टू कमिश्नर टू अलाउ हिम टू यूज 12 मंथ पीरियड अदर देन नॉर्मल टैक्स ईयर। अब यहाँ बड़ी अहम बात है, ये कौन अप्लाई करेगा? पर्सन। कौन अप्लाई नहीं करेगा? लॉ को हमेशा ऐसे ड्यूल एस्पेक्ट से आपने रीड करना सीखना है। जब भी हम कोई सेक्शन पढ़ रहे होंगे ना, आपने देखना है लेजिस्लेटर क्या कह रहा है, फिर उससे खुद एक मीनिंग एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करनी है, क्या नहीं कह रहा है। जरा सोच के बताइए क्या नहीं कह रहा है, सोचिए जरा। लेजिस्लेटर यहां क्या कह रहा है वो तो पता चल रहा है, क्या नहीं कह रहा है? वो कह रहा है क्लास ऑफ पर्सन ना आ जाए यहां पे। देखिए पर्सन, दो लोगों के टैक्स ईयर चेंज हो सकते हैं ना। एक मेरा इंडिविजुअल, मुझे प्रॉब्लम आ रही है राइज में कि टैक्स ईयर में नॉर्मल ईयर फॉलो नहीं कर सक रहा। एक है मैं अकेला एज ए राइज रिप्रेजेंटेटिव जाऊं और कहूं कि यार राइज का टैक्स ईयर चेंज कर दें, जून में तो हमारे फलां पेपर होते हैं, ये होता है, ये होता है, हम नहीं इसमें जमा करवा सकते, मेरा टैक्स ईयर, मेरा राइज का टैक्स ईयर चेंज कर दें। पर्सन। एक है हम सारे RAT जो है आई कैप के इकट्ठे हो जाएं और हम कहें यार हम सबका चेंज करते हैं। क्लास ऑफ पर्सन। बात समझ आ रही है? ये सेक्शन कहाँ अप्लाई हो रहा है? पर्सन पे। एक आदमी ने अगर चेंज कराना है तो किसके पास जाए? कमिश्नर के पास जाए। कमिश्नर कौन है? एफबीआर का मेरा जो इमीडिएट ऑफिसर है मेरे ऊपर, जिसके पास मेरी रिटर्न जाती है, जिसको मैंने कोई डॉक्यूमेंट जमा कराने होते हैं, जिसके साथ मेरा इंटरेक्शन है, इसको अप्लाई करना है मैंने एज एन इंडिविजुअल। लेकिन अगर हम सबने करना है तो उसका प्रोसेस कोई और है, ठीक है। अ पर्सन में अप्लाई इन राइटिंग टू द कमिश्नर टू अलाउ हिम टू यूज 12 मंथ पीरियड अदर देन नॉर्मल टैक्स ईयर एज स्पेशल टैक्स ईयर। द कमिश्नर में अलाउ हिम, अब कमिश्नर की मर्जी है वो मुझे अलाउ करे या ना करे। मैंने और क्या काम करना है? कमिश्नर शैल ग्रांट द परमिशन to change the tax year from normal to special if the person has shown compelling need.
कंपेलिंग नीड शो करने का मतलब है अगर मैंने उसको काइल कर लिया कि यार देखो भाई बड़ा मसला है, राइज में तो ये प्रॉब्लम है, जून में नहीं हम करवा सकते, हम आपको टैक्स दे तो रहे हैं, हम जुलाई तक का टैक्स देना चाहते हैं या सितंबर, बात तो एक ही है, एक दफ़ा चेंज होगा, अगली दफ़ा से तो फिर वही 12 महीने हो जाएंगे, इससे कोई ख़ास, ये मैं उसे काइल कर रहा हूँ, कंपेलिंग नीड अपनी बता रहा हूँ। द कमिश्नर में इम्पोज कंडीशन वाइल गिविंग परमिशन, कोई कंडीशन भी लगा दे, ओके जी लगा दे जी, कोई कंडीशन लगानी। द ऑर्डर बाय द कमिश्नर ऑफ चेंज इन टैक्स ईयर शैल बी पास्ड आफ्टर प्रोवाइडिंग, क्या करें जी, मुझे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड प्रोवाइड करें। बेटा आप टीचर के बाद आया करेंगे? हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ ना कि टीचर असिस्टेंट टीचर के बाद आएगा क्लास में। हाँ आप टाइम पे आएंगे बेटा, टाइम पे आने की आदत डालें ज़िंदगी में। अच्छा जी, तो क्या हुआ जी, बैठ जाइए आप, शाबाश। कमिश्नर ने मुझे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड प्रोवाइड करनी है। इसका क्या मतलब है, जब मेरी एप्लीकेशन गई उसके बाद मुझे हेयरिंग की डेट दे कि जनाब आप आइए, मुझे एक्सप्लेन कीजिए आपको क्यों ज़रूरत पड़ रही है टैक्स ईयर चेंज करने की। अब मैं गया या मेरा वकील गया या मेरा रिप्रेजेंटेटिव गया, उसने जाके सारा बताया ये प्रॉब्लम है, ये है, डॉक्यूमेंट दिखाए, मसाइल बताए, सारा कुछ किया। अब कमिश्नर या तो मेरे साथ एग्री कर गया या डिसएग्री कर गया। अगर डिसएग्री कर गया है तो फिर क्या करें, उसका रीज़न लिख के अपने ऑर्डर में कि जनाब ये जो बात आपने कही थी ना, मैं इससे कायल नहीं हुआ। An order of change in tax year shall take effect from the first day of the special tax year। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, फर्ज करें ये मेरा नॉर्मल टैक्स ईयर था, ये मेरा नॉर्मल टैक्स ईयर था, कहाँ से शुरू हो रहा था, 1 जुलाई से, कहाँ तक जा रहा था, 30 जून तक जा रहा था, ये नॉर्मल था। हमने एक टैक्स ईयर में मसलन इस साल फ़र्ज़ करें, हमें इस साल ख्याल आया कि यार ये जून में बड़ा मसला है, हम जून में टैक्स नहीं पे कर सकते। हमने कमिश्नर को अप्रोच किया और हमने कहा यार आप हमारा टैक्स ईयर अक्टूबर से शुरू करें, ठीक है, यानी हमारा टैक्स ईयर क्या बना दें, अक्टूबर से लेकर 30 सितंबर तक का टैक्स ईयर बना दें। बात समझ आ रही है? अब हमने एप्लीकेशन दी, कमिश्नर कायल हो गया, उसने कहा ओके ठीक है, आइंदा से आप अक्टूबर से रिटर्न जमा करें, आइंदा से। इस साल तो मुझे जून तक की रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी, 30 जून 22 या आखिरी रिटर्न जमा करानी पड़ेगी। रिटर्न का मतलब है जो मैंने इनकम का हिसाब किताब लगा के गवर्नमेंट को देना, उसको हम रिटर्न कहते हैं। बात समझ आ रही है? और आइंदा मैंने इनकम का हिसाब देना है 1 अक्टूबर से। तो ये जो बीच में महीने आए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये मुझे छुट्टी मिल गई टैक्स देने के लिए, क्योंकि अगला टैक्स मैंने कब से जमा करवाना है, अक्टूबर से। इन 3 महीनों में खूब पैसे कमाएं, इस पर टैक्स भी कोई नहीं देना। इतनी अच्छी गवर्नमेंट है, मतलब आप सोचते हैं कि ऐसा होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा ऐसा। तो अब क्या हुआ, पहली बात तो ये देखें, ये लाइन समझ, एन ऑर्डर ऑफ चेंज इन अ टैक्स ईयर शैल टेक अफेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ, वो कह रहा है जो ऑर्डर हमने जारी किया है, जो लेटर आपको दिया है, उसका अफेक्ट कब से होगा, यहां से, ठीक है। ये वाला दरमियान का पीरियड क्या कहलाएगा, ट्रांजिशनल पीरियड। ये एक अलग छोटा सा मिनी टैक्स ईयर बनेगा, इसकी रिटर्न हमें अलग जमा करवानी पड़ेगी, एक दफ़ा करवानी पड़ेगी जाहिर। आइंदा से तो फिर 12 मंथ का साइकिल चलना शुरू हो जाएगा। आइंदा से तो दोबारा 12 मंथ का पीरियड चलना शुरू हो जाएगा। तो ज़रा इसे गौर करें इस बात को। ये मेरा पहला प्रीवियसली नॉर्मल टैक्स ईयर था, ये मेरा नया स्पेशल टैक्स ईयर आ गया। जनरली ऐसा हुआ करेगा कि जब मैं नॉर्मल से स्पेशल में स्विच करूंगा तो एक ट्रांजिशन पीरियड आ जाएगा।
चेंज ओवर का पीरियड आ जाएगा, उसके दरमियान में जो टाइम फ्रेम होगा उसको क्या कहा करेंगे, ट्रांजिशनल टैक्स। अच्छा, इसका रिवर्सल सोच लीजिए, एक आदमी इधर फॉल कर रहा था, अब राइज ने ये ले लिया, 4-5 साल से हमारा ये टैक्स ईयर चल रहा है, आई कैप ने अपनी अटेम्प्ट उठाकर किसी और महीने में कर दी, हमें अब लगा यार ये क्या मुसीबत है, सितंबर में तो अटेम्प्ट होती है, हमारे सारे बच्चे पेपर दे रहे होते हैं, हम भी उनके साथ मसरूफ होते हैं, ये साथ ही हमें टैक्स रिटर्न देनी पड़ रही है। हम फिर पहुंच गए कमिश्नर के पास और हमने कहा चेंज ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर टू नॉर्मल टैक्स ईयर, कि भाई आपने हमें स्पेशल टैक्स ईयर दिया था, बड़ी मेहरबानी आपकी, लेकिन अब तो मसला ये ख़राब हो गया कि अब हमें ये सूट नहीं कर रहा। अब हम उसे कह रहे हैं भाई हमें नॉर्मल वापस यहीं लें। बात फॉलो कर रहे हैं मेरी? अब जब मैं आखिरी रिटर्न जमा करवाऊंगा सितंबर को, अगर वो काइल हो गया, क्या क्या करना है वो मैं यहाँ लिखता हूँ अभी, वो काइल हो गया, उसने कहा यार ये रिटर्न जमा करवाओ और आइंदा 1 जुलाई से जमा करवाना, ऐसे ही होगा ना। आखिरी रिटर्न में पुराने सिस्टम में जमा करवाऊंगा अपनी स्पेशल टैक्स ईयर की, और फिर वो मुझे ऑर्डर करके कह देगा कि अच्छा जनाब ठीक है, ओके डन हो गया, आइंदा से आप जो कह रहे हो नॉर्मल में फॉल कर जाओ। लेकिन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 9 मंथ की रिटर्न कहाँ जाएगी, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर में चली जाएगी। इसका मतलब है ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कब अराइज होता है, जब कोई शख्स नॉर्मल से स्पेशल में जा रहा हो या स्पेशल से नॉर्मल में जा रहा हो, तो जो कनेक्टिंग पीरियड होगा वो क्या बन जाएगा। और आपसे ज्यादा अच्छी किसे समझ आ सकती है ट्रांजिशनल टैक्स पीरियड? नहीं समझ आई आगे। ट्रांजिशन फेज ने आपको कितना फायदा दिया, अकाउंटिंग एग्जेम्प्ट हो गई, इकोनॉमिक्स एग्जेम्प्ट हो गई, ये ट्रांजिशन पीरियड था ना, ट्रांजिशन पीरियड था। आई कैप ने कहा यार अच्छा जो बच्चे ऐसे दरमियान में हैं इनको ये बेनिफिट हो रहा है जी, ये कर ले। क्या आइंदा आने वालों के साथ भी ऐसे ही होगा? नहीं, ऐसे नहीं होगा। बात समझ आ रही है? तो ट्रांजिशन, आप अगर वहां लफ्ज देखें तो वहां लिखा हुआ भी यही था कि ड्यूरिंग ट्रांजिशन फेज आपको ये बेनिफिट हो रहा है, आपका ये पेपर एग्जेम्प्ट हो गया या ये हो गया या ये हो गया। ट्रांजिशन कहते ही असल में उस पीरियड को है जो स्विचिंग ओवर के दरमियान कोई पीरियड आ रहा हो। अच्छा जी, अब एक बंदा तंग हो गया, किधर, स्पेशल में। अ पर्सन यूजिंग अ स्पेशल टैक्स ईयर में अप्लाई इन राइटिंग टू द कमिश्नर। अगेन पर्सन, क्लास ऑफ पर्सन का जिक्र नहीं हो रहा है, दो अलग अलग लोग, ठीक है। वो कहता है ये फिर कमिश्नर के पास चला जाए। द कमिश्नर शैल ग्रांट द परमिशन टू चेंज द टैक्स ईयर फ्रॉम, वही कंपेलिंग नीड है, सेम सारा कुछ आ रहा है, बस हमने अलग किया कि अगर एग्जामिनर ये बात पूछे तो भाई ये लिखना है, वो पूछे तो ये लिखना है। कमिश्नर में इम्पोज कंडीशन, बिल्कुल 100% सब कुछ वही है। लॉ ने इसे 2 दफा नहीं लिखा हुआ, ये तो हमने एज अ टीचर इसके 2 सवाल बना दिए आपको, ठीक है। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड प्रोजेक्ट करे, और अगर रिजेक्ट कर रहा है तो रीजन मेंशन कर दे, और फिर क्या करे, द ऑर्डर शैल टेक अफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ नॉर्मल टैक्स ईयर। उधर स्पेशल लिखा हुआ था क्योंकि अब आप स्पेशल से नॉर्मल में वापस आ रहे हैं। बात समझ आ गई? ऑर्डर कब से अप्लाई होगा? यहां तो आप थे, यहां उसने कहा कि जनाब ठीक है आपको अलाउ कर देते हैं। जी बेटा कुछ पूछना है? यहां आपको अलाउ कर देते हैं, तो कब से अलाउ होगा? वो कहते हैं जाहिर है यहां से होगा, और इसका दरमियानी पीरियड क्या कहलाएगा? ट्रांजिशन टैक्स पीरियड कहलाएगा। अब ये बातें आपने यहीं से याद करनी शुरू करनी है, ठीक है। 2 4 मार्क्स के थ्योरेटिकल क्वेश्चन वाज़े नजर आ रहे हैं, ये बात एग्जामिनर ऐसे पूछता है आपसे। A person dissatisfied with any order of the commissioner may file a review application to the board. The decision by the board shall be, वो कहता है अगर कोई आदमी, कमिश्नर ने राइटिंग में आपको जवाब भी दिया कि यार मैं डिससेटिस्फाइड हूँ, मैं नहीं आपको अलाउ नहीं कर रहा, आपकी कंपेलिंग नीड नहीं है, कमिश्नर की नज़र में कंपेलिंग नीड नहीं है, ओके। अब इस बंदे के पास क्या ऑप्शन है? वो कहता है ये आदमी कहाँ चला जाए? बोर्ड में चला जाए। बोर्ड मीन FBR में चला जाए, और अगर FBR भी इसकी बात ना सुने
तो कहता फिर बोल दो, जोर से बोल दो। वो कहता छोड़ दो, पर नहीं, पहले आपने एक अच्छा लफ्ज़ बोला था, क्लास में नहीं बोलना। अच्छा जी, ठीक हो गया। तो वो कहता जी भाड़ में जाए फिर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब अच्छा, हर डिसीजन ऐसे नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी ट्रिकी बात नहीं है। ठीक है, आपकी सहूलत के लिए आपका टैक्स ईयर चेंज करना अलाउ किया जा रहा था, इसीलिए इमीडिएट ऑफिसर को ये अलाउ कर दिया था कि यार आप चेंज कर लें अगर कर, क्योंकि इससे कोई गवर्नमेंट को ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। हाँ, मुझे कहीं वर्किंग के एतबार से थोड़ी सी सहूलत मिल रही है, ठीक है ना, टैक्स पेयर को थोड़ी सी सहूलत मिल रही है। वो कहते हैं कि जनाब ये काम अगर आपने करना है और अगर कमिश्नर ने अलाउ नहीं किया तो फिर क्या करें, आप बोर्ड में एप्लीकेशन दे दें। लेकिन अगर बोर्ड भी सेटिस्फाइड नहीं हुई आपकी बात से, या बोर्ड ने पॉलिसी बनाई हुई, आपने जाहिर है FBR ने आप इंटरनली मीटिंग करके कहा हुआ है यार किसी के टैक्स ईयर चेंज नहीं करने, उसने भी रिजेक्ट कर दिया, इसने भी रिजेक्ट कर दिया, क्या अब मैं अदालत जा सकता हूं? तो ये बात लिखी है नहीं, द डिसीजन बाय द बोर्ड शैल बी फाइनल। आप अदालत में नहीं जा सकते, हाई कोर्ट नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बात समझ आ रही है? हम इनके बहुत सारे ऑर्डर्स के अगेंस्ट, इनके बहुत सारे ऑर्डर के अगेंस्ट अदालत में जाया करेंगे, ठीक है, लेकिन ये वाला ऑर्डर ऐसा है, यहां कानून कहता है कि ये वाली बात पे आप अदालत में नहीं जा सकते। इसका ये मतलब नहीं है कि FBR के किसी ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं जा सकते, ये नहीं लिखा हुआ, इस ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं जा सकते। जी जी, दोनों में होगा, ये दोनों में होगा, ये दोनों में होगा। बात समझ आ गई है जी? अगर यहां भी आपको लगा तो यहां भी आप जा सकते हैं, यहां भी लिखा हुआ द डिसीजन शैल बी फाइनल, दोनों डिसीजन के अगेंस्ट हम जाते हैं। जी, अगर मिलकर जाएंगे तो फिर ये सेक्शन में नहीं हम फॉलो कर रहे, फिर हमारे ऊपर ये रूल नहीं अप्लाई हो रहा। अलग, मैं अलग जा रहा हूं, वो अलग जा रहा है, फिर तीसरा अलग जा रहा है, फिर चौथा अलग जा रहा है, गए एक एक करके हैं, भले चले सारे ही गए हैं, ठीक है ना। जब कोई आदमी, मतलब आप में से कोई एक बंदा एप्लीकेशन लेकर आया कि सर ये मसला है, मुझे डिस्काउंट दे दें, इस एप्लीकेशन को कॉलेज किसी और तरह ट्रीट कर रहा होगा ना। एक है सारी क्लास पहुंच गई कि जी आपकी फीस ज़्यादा है, फीस कम करें, फ़र्क है दोनों बातों में, पर्सन क्लास ऑफ पर्सन। एक है पूरी इंडस्ट्री गई, ऑटोमोबाइल सारी उठकर गई है कि हमारा एज ए इंडस्ट्री चेंज करे। अच्छा, ये वाला काम नॉर्मली टेकअप भी किसने किया हुआ होगा? वो जो एसोसिएशंस बनी होती है ना हर इंडस्ट्री की, उसने टेकअप किया हुआ होगा ना। एसोसिएशन एक अच्छा सा कंसल्टेंट हायर करेगी कि जनाब हमें ये मसाइल हैं, ऑटोमोबाइल्स में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, हम सबका टैक्स ईयर चेंज कर दें। बात समझ आ रही है? अच्छा जी, चेंज ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर टू नॉर्मल टैक्स ईयर और नॉर्मल टू स्पेशल, चेंज ऑफ टैक्स ईयर बाय क्लास। वो कहते हैं द बोर्ड, पहली बात कमिश्नर की छुट्टी करा दी, कमिश्नर हो भी नहीं सकता था, टेक्निकली सोचे। राइस लाहौर में काम कर, मैं अपने कमिश्नर के पास जाऊंगा, टैक्स ईयर चेंज करवा दूंगा। कराची का कोई इदारा, वो कराची में जाएगा, ठीक है ना। इंडिविजुअल जब हम जा रहे हैं अपने अपने कमिश्नर के पास जाएंगे, इस्लामाबाद वाला इस्लामाबाद वाले कमिश्नर के पास जाएगा, पूरी इंडस्ट्री ने जाना है। तो क्या लाहौर वाला कमिश्नर सारे ही पाकिस्तान के चेंज कर सकता था? नहीं, तो फिर हमें जाना भी कहाँ पड़ेगा? बोर्ड को कहना पड़ेगा, ठीक है ना। वो कहते हैं द बोर्ड इन केस ऑफ क्लास ऑफ पर्सन हैविंग स्पेशल टैक्स ईयर मे परमिट थ्रू ऑफिशियल गजेट टू यूज नॉर्मल टैक्स ईयर। ऑफिशियल गजेट का मतलब होता है जहां हम नोटिस जारी कर देते हैं, जहां आजकल PRC का नोटिस अभी जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, ठीक है ना, वो यही इंतजार हो रहा है कि ऑफिशियल गजेट में नोटिफाई हो जाए वो बात। इन केस ऑफ क्लास ऑफ पर्सन हैविंग अ नॉर्मल टैक्स ईयर मे परमिट थ्रू ऑफिशियल गजेट टू यूज स्पेशल टैक्स। वो कह रहा है यहां आप अप्लाई करोगे बोर्ड को, लेकिन बोर्ड का इख्तियार है, कमिश्नर का कोई इख्तियार नहीं। कमिश्नर अपने अंडर आने वाले असेसी का टैक्स ईयर चेंज कर सकता है बस, क्योंकि हमने पूरे कंट्री को, ऐसे जो हमारा मुल्क है
इस मुल्क के अंदर हमने ऐसे डिवीजन बनाई है, ये तो मैं वैसे बना रहा हूँ ना, ऐसे कोई डिवीजन बनाई, एक कमिश्नर है वो इस एरिया का कमिश्नर है, एक कमिश्नर है वो इस एरिया का कमिश्नर। मैं अगर यहाँ फॉल करता हूँ तो मेरा एक खास, मतलब गार्डन टाउन में मेरा बिजनेस है तो मेरा एक खास कमिश्नर होगा, वो मुझे अलाउ करेगा। मुझे मुल्तान वाला कमिश्नर अलाउ नहीं कर सकता। बोर्ड सबका, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एक और बोर्ड करे, इसने जब अलाउ किया था तो आपको एक लेटर जारी कर दिया था। जब इसने अलाउ किया तो ऑफिशियल गजट में एक लेटर जारी हुआ, वहां एक नोटिफिकेशन आया है। ये नोटिफिकेशन उस पूरे क्लास ऑफ पर्सन के लिए आया है। इस लेटर की हैसियत सिर्फ मेरे लिए, मेरे नाम पे एड्रेस हुआ है। बात क्लियर हो रही है? अच्छा जी, कैसे जी? ये देखिए, ये एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं मैं, अगर चाहिए ऑफिशियल डाटा किसी और का है, किसी क्लाइंट का है। देखिए जी, ये कंपनी का नाम आ रहा है, कराची की कंपनी, ये इसको लेटर जारी हुआ, क्या जी, इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ट सेक्शन दिस दिस दिस। वो कहते हैं जी हमने आपके साथ क्या किया है, आपका ये पीरियड स्पेशल टैक्स ईयर बन जाएगा, ये आपका ये बन जाएगा, ये इस तरह एक लेटर जारी हो जाएगा। आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, तो जस्ट टू क्रिएट इंटरेस्ट, ऐसे एक लेटर कमिश्नर हमें जारी कर देगा। ये लेटर किसको एड्रेस हो रहा है? पर्सन को। और जब एफबीआर जारी करेगा तो वो नोटिफिकेशन करेगा, वहां किसी का नाम नहीं होगा, वहां तो लिखा होगा आज के बाद शुगर इंडस्ट्री का टैक्स ईयर ये हुआ करेगा। कोई लाजमी नहीं है, कोई लाजमी नहीं, ठीक है ना, कोई लाजमी नहीं। अब क्या हुआ, आप सारों को उठाकर हमने डाल दिया स्पेशल टैक्स ईयर में एज ए इंडस्ट्री। ओके, अब वो आपके सवाल का जवाब कि क्या सबका राजी होना जरूरी है? नहीं, कोई तो जरूरी नहीं है। आपको मसला आ गया है, ओके, आप एज एन इंडिविजुअल इसको एक्सरसाइज कर दे। बात समझ आ रही है? मेरे पास एज एन इंडिविजुअल एक इख्तियार है ना कि मैं अपना खाली टैक्स ईयर चेंज करवा सकता हूं, स्पेशल से नॉर्मल, नॉर्मल से स्पेशल। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप यहां वाली बात को एक्सरसाइज कर लें। क्लियर हो गई बात जी? ओके, तो यहां से तीन छोटे छोटे सवाल जो मुतवक्के हो सकते हैं वो ये हमें नजर आ रहे हैं। अच्छा जी, ये फिर उसी तरह से आगे बात, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, where the tax year of the person changes as a result of order by the commissioner of income tax, either from the normal tax year to special or vice versa. The period between the end of the last day of prior change, वही वाला, वहाँ से लेकर अगले चेंज के स्टार्ट होने के दरमियान का पीरियड, जैसे अभी हमने यहाँ बनाया था कि अगर यहाँ से इधर जा रहे हैं तो ये वाला पीरियड का जिक्र हो रहा है, और अगर इधर से इधर आ रहे हैं तो फिर यहाँ से लेकर इस वाले टाइम पीरियड का जिक्र हो रहा है कि इस टाइम पीरियड का क्या नाम है? ट्रांजिशनल टैक्स पीरियड है। बात समझ आ रही है? अच्छा जी, जरा देखिए, अगर ये टैक्स ईयर हो तो ये क्या है? सबसे पहले देखना है हमने कैसे कि क्या 12 मंथ है। यस, 12 मंथ है। इसका मतलब है या ये नॉर्मल हो सकता है या ये स्पेशल हो। कहाँ एंड हो रहा है? जून में तो नहीं हो रहा, तो स्पेशल हो गया। एब्रीविएट कैसे करेंगे? जून अब कब आना है? 2021 में आना है। इसका मतलब इट्स अ स्पेशल टैक्स ईयर जिसको हम 2021 बोलेंगे। क्लियर हो गई ये बात? ये एक टैक्स पीरियड है। सबसे पहले देखना है 12 मंथ है कि नहीं है। 12 मंथ है। जून है? नहीं है, इसका मतलब है स्पेशल टैक्स ईयर है। अब जून कब आना है? क्लियर? ये एक टैक्स ईयर है जी, इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। अब जून कब आना है? 21 में ही आना है। बात समझ आ रही है? क्योंकि मार्च में क्लोज हो रहा है, इमीडिएट जून कब आने वाला है? 21 में ही आने वाला है, तो 2021 जी। इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, स्पेशल 2021।
21 एंडिंग ऑन 30th जून, इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ एंडिंग ऑन 30th जून, नॉर्मल टैक्स ईयर, तो 2021 ही शो करेगा। इट्स नॉट अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। सबसे पहले, इसका मतलब सबसे पहला हमने टेस्ट क्या लगाना है, 12 मंथ का टेस्ट लगाना है। फिर देखना है जून एंड हो रहा है तो नॉर्मल में चला गया, अदरवाइज स्पेशल में चला गया। इसका मतलब है कौन सा टैक्स ईयर आ गया, ट्रांजिशन आ गया। एब्रीविएट कैसे करना है, किसे वही है। अब जून कब आना है, यही जून है, तो 2021 ही चला है। बात समझ आ गई जी। तो ये जी 3 डेफिनेशन, अब आपने इसको अच्छा सा याद कर लेना है, रटा लगा लेना है, नोट्स आज लेकर जाएं ऊपर से, ठीक है, और यहीं से याद करते चले जाएं। 100% किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बुक परचेज करना चाहते हैं, बुक भी कोई सी भी एक परचेज कर लें, लेकिन एक दफ़ा डिसाइड कर लें कि आपने कहाँ से चीज़ों को लेकर चलना है। वैसे इन जनरली हमें प्रैक्टिस के लिए किताब की ज़रूरत पड़ेगी, तो अगर आप कोई बुक परचेज कर लें तो कोई हरज नहीं है। इनकम की डेफिनेशन, कहाँ डेफिनेशन पड़ी हुई है, ये सेक्शन 2, और ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं। अब ये बात अभी आपने को नहीं पता क्या बोलते हैं, बात समझ आ रही है। ये बात क्या है ये आपको भी नहीं पता, क्योंकि बाज़ दफ़ा इसको हम सब सेक्शन बोलते हैं और बाज़ दफ़ा इसको हम क्लास बोलते हैं, ठीक है। जनरली 99% हम इसे क्लास सब सेक्शन बोलते हैं, इसीलिए आप सब ने सब सेक्शन बोल दिया, ठीक है ना। लेकिन ये यहाँ सब सेक्शन नहीं है वैसे, बाय द वे, ठीक है। तो ये पीछे लिखा हुआ है, लेकिन वो बड़ा टफ हो जाना था। अभी मैंने दानिस्ता उसको नहीं पढ़ाया, वो इसी स्लाइड में लिखा हुआ था कि कब सब सेक्शन बोलना है, कब क्लास बोलना है। किसी वक्त हम थोड़ी सी बेस बन चुकी होगी, फिर उसको जाकर टेकअप करेंगे। अच्छा जी, इनकम की डेफिनेशन आ रही है जी। इनकम से कहेंगे, वो कहता है इनकम इंक्लूड्स, इसका मतलब है कौन सी डेफिनेशन है, उसका मतलब है कि जो नॉर्मली आपके जहन में इनकम की कोई तारीफ है वो तो सब कुछ शामिल है, लेकिन जस्ट टू क्लैरिफाई आपको बताने लगे हैं एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। हर वो चीज़ जिस पर हम टैक्स लगाएंगे ना इस लॉ में, इसका मतलब है वो इनकम है आपकी, ठीक है ना। जब हम ये सारा लॉ पढ़ रहे होंगे तो हम यही देख रहे होंगे, यहाँ भी टैक्स लगेगा, यहाँ भी टैक्स लगेगा, यहाँ भी टैक्स लगेगा। वो कह रहा जहाँ जहाँ टैक्स लगेगा, जिस भी चीज़ पर टैक्स लगाएंगे वो आपकी इनकम बन। मसलन वो कहता है जी अगर किसी पीर साहब को उसके मुरीद जो है नजराना पेश करते हैं तो पीर साहब ने इस नजराने पे टैक्स पे करना है। मैं ऐसे एग्जाम्पलिफाई कर रहा हूँ। क्या पीर साहब को जो नजराना दिया जा रहा है वो इनकम की डेफिनेशन है? जनरली हमारी नज़र में नहीं, लेकिन लॉ कह रहा है कि नहीं, हर वो अमाउंट जिसके ऊपर हम टैक्स लगा देंगे वो इनकम कहलाएगी। ठीक होगी बात। फिर आ गया एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर फाइनल टैक्स रिजीम। एक टैक्स का एक तरीका है, टैक्स दो तरह से कैलकुलेट होता है, ये अभी आगे चलेंगे तो पढ़ना शुरू करेंगे। एक हम कहते हैं NTR, ऐसे मैं यहाँ लिखता हूँ, चलें। एक को हम कहते हैं NTR और एक को कहते हैं FTR। NTR का मतलब होता है नॉर्मल टैक्स रिजीम। नॉर्मल टैक्स रिजीम का मतलब है यार आपकी इनकम आ रही है, सारी इनकम को इकट्ठा करेंगे, उसमें से कुछ एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो माइनस कर देंगे, जो बाकी बचेगी वो आपकी इनकम होगी, उसके ऊपर टैक्स का रेट लगाएंगे, ये आपका टैक्स बन जाएगा। और आपकी डिफरेंट इनकम को इकट्ठा करके एक जगह ले आएंगे। मतलब एक आदमी एक जॉब भी करता है, एक बिजनेस भी करता है, एक घर किराए पे दिया हुआ है, वहाँ से भी उसे इनकम आ रही है। ये सारी इनकम हमने इकट्ठी कर ली, फ़र्ज़ किया, इसके अंदर से जो एक्सपेंसेस थे वो माइनस किए, अब इसके ऊपर टैक्स का कोई रेट लगा के आपकी इनकम कैलकुलेट कर दी। अगर ऐसे चल रहे होंगे तो इट इज़ कॉल्ड NTR। ये जस्ट मैं ऐसे हिंट दे रहा हूं, अभी इसको अप्रोप्रिएट जगह पे जाके पढ़ना है हमने। दिस इज कॉल्ड NTR, नॉर्मल। एक दूसरा तरीका है, गवर्नमेंट कहती है यार हम इतने हिसाब किताब क्यों करें,
जितने पैसे मिले हैं ना, इसमें से खर्चे खुर्चे नहीं हमने माइनस करने, इसी को इनकम मानेंगे, इसी के ऊपर टैक्स लगाएंगे, और ये टैक्स भी किसी और इदारे की जिम्मेदारी लगा देंगे कि वो आपका काट कर बाकी के पैसे आपको दे दे। मसलन आप एक्सपोर्टर हैं, एक्सपोर्टर के नॉर्मली पैसे कहाँ आते हैं? बैंक में, ठीक है ना। एक्सपोर्ट रियलाइजेशन बैंक में आती है। अब ये बैंक का जो निज़ाम चल रहा होगा, गवर्नमेंट क्या कहेगी? बैंक वाले कहेंगे यार जब इस बंदे के पैसे आएंगे ना, तो तुमने इसके पैसे से 2% अमाउंट काट के हमें दे देनी है, रिमेनिंग पैसा इसके अकाउंट में क्रेडिट करना है। पहले टैक्स काट के बाकी के पैसे इसके अकाउंट में डालने हैं, और फिर इसे कहेंगे यार ये तुम्हारी इनकम है, अब हमने इस पर टैक्स नहीं लेना, जाओ मौज करो। तुम्हारे से नहीं पूछ रहे कितने पैसे आए थे, कितना खर्चा हुआ था, क्या। अगर ऐसे टैक्स कट रहा हो तो इसको क्या कहते हैं? फाइनल टैक्स रेट। वो कह रहा है अगर किसी अमाउंट पर ऐसे वाला टैक्स काट लिया जाए, पहले नॉर्मल वाले टैक्स का बात हो रही थी असल में, अब इस वाले टैक्स की बात हो रही है कि अगर किसी इनकम पे नॉर्मल तरीके से टैक्स लगा दिया जाए तो वो भी इनकम है, और अगर इस वाले तरीके से टैक्स लगा दिया जाए तो भी इनकम है। साथ ही इसीलिए लिखा फॉर एग्जांपल ऑन एक्सपोर्ट्स। अच्छा जी, एनी अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम अंडर द प्रोविजन ऑफ ऑर्डिनेंस। प्रोविजन का मतलब है रूल्स, ठीक है। यहां प्रोविजन का क्या मतलब है? रूल। वो कहता है इनकम टैक्स के उसूल के मुताबिक अगर किसी भी अमाउंट को हम इनकम ट्रीट कर लें, इनकम है नहीं, ट्रीट कर लिया है, तो वो भी इनकम कहलाएगी। ठीक हो गई बात? अच्छा जी, एनी लॉस ऑफ इनकम, ये बात हमारे फायदे में आई है। 3 बातें, वो इनकम जिस पर नॉर्मल एनटीआर का टैक्स लग जाए, वो इनकम जिस पर एफटीआर का टैक्स लग जाए, वो इनकम जिसको, वो अमाउंट जिसको इनकम ट्रीट कर लिया जाए, ठीक है ना। किसी भी प्रोविजन की वजह से इनकम ट्रीट कर लिया जाए। मसलन हम अभी जब आगे पढ़ेंगे तो फिर एक एग्जांपल है कि एक सेक्शन है हमारे पास 111। ये सेक्शन क्या करता है? आपकी अनएक्सप्लेन्ड इनकम को डिटेक्ट करता है। क्या मतलब हुआ इस बात का? जैसे हम कहते हैं ना हुक्मरानों के बारे में, सियासतदानों के बारे में रोज़ हम इस तरह की बातें करते हैं। नैब रोज़ केस बनाती है और कहती है जी क्या केस बना है जी? एसेट्स बियॉन्ड मीन्स। लिखें लफ्ज़ ये कहीं पर। नैब रोज़ सियासतदानों पर क्या इल्ज़ाम लगाती है कि इनके एसेट बियॉन्ड मीन्स हैं। क्या मतलब हुआ इस बात का? कि ये बंदा जब इनकम टैक्स की रिटर्न खोले तो कहता है जी मेरी सारे साल की इनकम 4 लाख है। जब इसके असासे चेक करें तो इसने 10 करोड़ के असासे खरीदे हुए हैं। ये पैसे कहाँ से आए हैं? जब इसे पूछें कहाँ से आए हैं, कहते हैं मेरी तो लंदन में, पाकिस्तान में, क्या पूरी दुनिया में कहीं कोई प्रॉपर्टी नहीं। बात समझ आ रही है? एसेट्स बियॉन्ड मीन्स, बात समझ आई है? अब एक शख्स का एक घर पकड़ लिया एफबीआर ने कि यार ये घर आपने 8 करोड़ रुपए का खरीदा है, बताओ पैसे कहाँ से आए? क्योंकि रिटर्न में तो तुम कह रहे हो तुमने सारे साल में 10 लाख रुपया कमाया। अब या तो वो इसका कोई जवाब दे, कोई कतरी खत पेश करे, कोई और चीज़ दे आपके सामने, ठीक है ना, या वो हार मान जाए। जब वो हार मान गया तो इनकम टैक्स वाले कहते हैं अच्छा 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 अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कहीं से 8 करोड़ आपने कमाए थे जिसके ऊपर आपने टैक्स नहीं दिया, हमें नहीं बताया, तो हम इसको इनकम ही ट्रीट करने जा रहे हैं। तो वो वाली बात भी यहां फॉल कर गई। एनी अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम अंडर एनी प्रोविजन ऑफ ऑर्डिनेंस। अब मैं आपको कौन सी प्रोविजन समझा रहा हूं इस वक्त? 111 की, कि टैक्स के पास ये इख्तियार भी है। इसे कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनकम। ये आगे पढ़ेंगे डिटेल में। अनएक्सप्लेन्ड इनकम, ऐसी इनकम जो आप एक्सप्लेन नहीं कर सके, जस्टिफाई नहीं कर सके। तो फिर कमिश्नर ने कहा ओके, इसका मतलब है तुमने यहाँ पे टैक्स पे नहीं किया। 3 बातें उसने ले ली। इनकम की डेफिनेशन में
तीन बातें आ गई हैं। पहली बात क्या है? एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इसका मतलब है ये एनटीआर की तरफ इशारा है, दूसरा एफटीआर की तरफ इशारा है, और तीसरा अनएक्सप्लेन्ड इनकम की तरफ इशारा है। इसका मतलब है तीनों की बात एक ही है। अगर मैं इसे वन गो में कर, इसीलिए लफ्ज़ इंक्लूड लिखा हो कि यार हम डिफाइन कर रहे हैं। वैसे मोटी सी बात तो ये है कि हर वो चीज़ जिस पे टैक्स लगेगा वो इनकम कहलाएगी। लेकिन फिर आप कहते जी आपने तो टैक्स कहा था, नॉर्मल लगना था कि एफटीआर लगना था कि ये? उसने कहा अच्छा यार ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसीलिए उसने क्या फ्रेज यूज किया? मीन्स। ठीक है ना, इंक्लूड से उसने इसको एक्सप्लेन कर दिया। फिर उसने कहा यार इनकम में लॉस ऑफ इनकम भी शामिल है। इसका मतलब क्या है? एक शख्स दो कारोबार कर रहा है, एक जगह से उसे 5 लाख रुपए की इनकम हुई है, एक जगह से उसे 2 लाख का लॉस हुआ है। लॉ कहता है इसका मतलब है 3 लाख की इनकम है आपकी। इसका ये फायदा हुआ, इस तीसरी बात का हमें ये फायदा हुआ है कि अगर लॉस हो रहा होगा तो वो इनकम में से माइनस हो जाएगा। अगर ये यहां ना लिखा होता तो बिकॉज हम कहते हैं लॉ इज ब्लाइंड, जो लिखा है बस वही मीनिंग है, जो नहीं लिखा है वो तो फिर हम नहीं ले सकेंगे ना। इसलिए लॉ ने ये एक बात लिखी, और मैंने अभी कहा कि ये भी हमारी फेवर की बात लिखी हुई है, इसका हमें फायदा हो रहा है। इनकम 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 की डेफिनेशन याद हो जाएगी? पक्की बात है? ओके। लॉ में हमारी मजबूरी है जो लिखा है उसको एक्सप्लेन करना है, उसके ऊपर चलना है। अगर ये लॉस यहां ना लिखा होता तो ये अंडरस्टूड नहीं था कि लॉस आप माइनस कर लें। अब ये लिखा हुआ है इसलिए हम इसको माइनस कर रहे हैं। अच्छा जी, आगे आ गया सेक्शन 11, हेड्स ऑफ इनकम। वो कहते हैं यार इनकम का बस एक ऐसे ही लेकर चलें कि इनकम है, या इसकी कोई हमने चैप्टर बनाने हैं, कोई हेड्स बनाने हैं। तो सेक्शन 11 कहता है कि नहीं, हमने 5 हेड बना लेने, 5 बड़े बड़े ग्रुप्स बना लेने फॉर द पर्पज ऑफ इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एंड कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। कंप्यूटेशन का मतलब होता है कैलकुलेशन। वो कहता है किसी बंदे की इनकम जब हमने कैलकुलेट करनी होगी ना तो हम क्या करेंगे? ऑल इनकम शैल बी क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। वो कहते हैं जो भी पैसे जहां जहां से आ रहे हैं ना, हम इसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेंगे। क्लासिफाइड का मतलब क्या हुआ? कैटेगरीज बना लेंगे। नंबर 1 सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। नंबर 2 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। नंबर 3 इनकम फ्रॉम बिजनेस। नंबर 4 कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। वो कहते हैं यार हम ना एक काम करेंगे, 4 हेड बनाएंगे पहले। ठीक है, क्या करेंगे? 4 हेड बनाएंगे पहले। एक शख्स कहीं जॉब करता है और कुछ पैसे कमा रहा है, हमने कहा हाँ ये इनकम फ्रॉम सैलरी आ गई। एक शख्स का एक घर है वो उसने किराए पर दिया हुआ है, हमने कहा ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ गई। एक शख्स है वो कोई कारोबार करता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस आ गया। एक शख्स है वो कोई प्लॉट खरीदता है बेच देता है, या किसी कंपनी के शेयर खरीदता है बेच देता है। इस तरह की इनकम कहाँ आ गई है? कैपिटल गेन्स। और भी चीज़ें आएंगी, इन सब में हम डिटेल पढ़ेंगे। ये चारों बातें 4 हेड बन गए। अब एक शख्स के पास एक कोई अमाउंट आई है, कोई भी एक अमाउंट आई है, कहीं से पैसे मिले हैं उसको। हमने सबसे पहले देखा क्या ये कहीं जॉब कर रहा था, पता चला नहीं। फिर हमने कहा क्या इसने कोई घर वगैरह किराए पे दिया हुआ था, पता चला नहीं। फिर हमने कहा या कोई कारोबार कर रहा है, मैंने कहा जी नहीं। ने कहा कोई प्लॉट खरीदा था, कोई सोना बेचा है, कोई शेयर बेचे हैं, पता चला नहीं। ये तो इन चारों में कहीं नहीं आ रही। तो उन्होंने कहा इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कह देते हैं। बात समझ आइए? एक्चुअली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इज अ
रेजिडुअल हेड ऑफ इनकम। रेजिडुअल, रेजिडुअल का क्या मतलब होता है? बचा कुचा। जो इनकम कहीं फिट नहीं होगी उसको उठाकर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे डाल देंगे। बात समझ आ रही है? सेक्शन 11 कहता है किसी शख्स के ये 5 जराए इनकम के हो सकते हैं, इन 5 हेड से वो इनकम कमा सकता है। इनकम ऑफ ए पर्सन अंडर अ हेड ऑफ इनकम फॉर अ टैक्स ईयर शैल बी टोटल ऑफ द अमाउंट डिराइव्ड बाय द पर्सन इन दैट टैक्स ईयर that are chargeable to tax under the head as reduced by total deduction if any allowed under the ordinance to the person for that year under that head। अब इधर तवज्जो करें, ये क्या है और ये क्या है? हेड ऑफ इनकम। ठीक है ना? सैलरी इज वन हेड ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम बिजनेस इज another head of income, income from property is another head of income, so we have 5 heads of income। ठीक है ना? वी हैव 5 हेड्स ऑफ इनकम। फिर वो कह रहा है जब हम किसी हेड की इनकम कैलकुलेट करेंगे ना, तो जितने पैसे उस हेड में आए हुए होंगे वो माइनस, अगर उस हेड में से कोई खर्चा माइनस करना अलाउड है, कानून में लिखा हुआ है। जैसे आप उधर अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं ना, थोड़ी सी बेसिक तो पढ़ ली आपने। सेल में से हम कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। अब हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताते हैं कि कौन सी चीज़ कॉस्ट ऑफ सेल में आ सकती है और कौन सी नहीं आ सकती, और कौन सी कॉस्ट ऑफ सेल की बजाय नीचे जाएगी। कहाँ पर? एक्सपेंसेस के अंदर, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर। ऐसी टैक्स हमें बताएगा हर हेड के अंदर। बात समझ आ रही? हर हेड के अंदर हमें बताएगा कि ये इसमें से एक्सपेंस माइनस हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये माइनस हो सकता है, ये नहीं हो सकता। हेड्स ऑफ इनकम। तो फिर हमारी वो इनकम बन जाएगी। फिर हम इन 5 हेड को टोटल करेंगे और इसको क्या करेंगे, ये इस बंदे की टोटल इनकम आ गई है। समझ आ गई? इसके ऊपर टैक्स का रेट लगाया करेंगे। तो ये एक अनदर डेफिनेशन हमारे पास आ गई सेक्शन 11 में, जिससे हमें ये पता चला कि हमारे पास टोटल हेड्स ऑफ इनकम कितने हैं। जी जी, प्राइस बॉन्ड में आप कहीं जॉब कर रहे थे, अब अप्लाई करते हैं ना, उसी तरह प्रोसेस से अप्लाई करें। कहीं जॉब कर रहे थे, क्या ये कोई घर किराए पर था? क्या ये हमारा बिजनेस था? क्या ये हमारा कोई प्लॉट व्लॉट था? सो अंदर कहाँ बच गए फिर? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है ना? कोई आपकी लॉटरी निकल आई, कोई प्राइस बॉन्ड निकल आया, कोई आपका मेरिट सर्टिफिकेट आ गया, राइज वालों ने आपको प्राइज दे दिया, ये सब कहाँ फॉल कर रहे होंगे? इनकम फ्रॉम, सॉरी आते हैं नहीं, कैपिटल गेन में हम एक खास हद तक की चीज़ों को लेकर जाएंगे। ठीक है? अब वैसे तो अभी जवाब ये है कि यार रेलिवेंट हेड में जाके तफसील से पढ़ेंगे। ठीक है ना? रेलिवेंट हेड में जाके तफसील से पढ़ेंगे। जैसे अभी देखिए, नॉर्मली वही इंसानी जो माशरे के मीनिंग हैं, लॉ उसको नहीं मानता। एक शख्स ना प्लॉट का कारोबार कर रहा है, प्लॉट खरीद रहा है, प्लॉट बेच रहा है, प्लॉट, जनरली कोई पूछे कि आप क्या काम करते हैं तो क्या कहेगा? मैं प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहा हूं। इसी को तो यहां आना चाहिए था, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को, लेकिन ये तो हमने उठा के कैपिटल गेन में डाल दिया, क्योंकि लॉ प्रॉपर्टी की इनकम में इस वाली बात को शामिल नहीं कर रहा। तो हमें देखना है कि लॉ उस वक्त क्या मीनिंग असाइन कर रहा है। हम कहते हैं ये प्रॉपर्टी डीलर है, ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा है, ये मेरी प्रॉपर्टी इनकम है। लॉ कहता है नहीं नहीं, ये आपकी प्रॉपर्टी इनकम नहीं है, ये तो आपके कैपिटल गेन है। तो एक्चुअली लॉ विल डिफाइन के क्या होना है। ठीक है ना? जी जनाब, तो कुछ बातें समझ आई हैं आपको? आज आपका मेन एजेंडा क्या है? अच्छा, आपने साथ साथ काम करना है। लाइक मैं कोशिश करूंगा जब कल क्लास करवाऊंगा तो ये आपसे लिखवा कर देख रहा हूँगा। हमने साथ साथ तैयारी करनी है। चैप्टर ख़त्म होगा फिर तैयारी शुरू नहीं होनी। हर वीक में टेस्ट तो होना ही है ना, लेकिन इसके दरमियान में भी वीक में कोई 1 दफ़ा 2 दफ़ा क्लास को रोककर आपसे काम करवा रहे होंगे, बिकॉज
मेन टारगेट हमारा क्या है? पास होना इस वक्त, ठीक है ना। और पास होने का सिर्फ एक ही टूल है कि आप रोज़ाना का काम रोज़ाना करेंगे। हम देखें आज आए हैं तो पिछला सारा कुछ रिवाइज किया है। जब आज आप जाके असल में इसको याद कर लेंगे ना, अगले 5 दिन 6 दिन मैंने रोज़ इसमें से गुजरना है, तो ये बात आपको इतनी पक्की याद हो जाएगी कि सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकती। लेकिन अगर आप इसे घर जाके पढ़ेंगे ही नहीं, तो फिर ये जो मैं रोज़ पिछला आकर पहले 5-7 मिनट इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उसका आपको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा होगा। इसलिए हमने साथ साथ टारगेट करना है। अब ये दोनों तीनों स्लाइड्स आपने आज स्लाइड नोट्स ले लीजिए ऊपर से, ठीक है ना। बुक लेना चाहें, वो सर अदनान वाली बुक लेना चाहें वो ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ले लिया, अभी आई नहीं है, नहीं मेरा ख्याल है आ गई है। मुझे लग रहा है मैंने किसी बच्चे के हाथ में सुबह देखी है, तो आ गई है, वो ले लें, ये ले लें। सब जगह एक ही बात लिखी हुई है, ठीक है ना। हाँ, हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए भी तो किताब चाहिए होगी ना, इसलिए बुक ले लेंगे तो उसमें कोई हरज नहीं है। अच्छा जी, व्हाट्सएप का इशू भी हमने, व्हाट्सएप बना लें फिर पहले, ताकि मैं स्लाइड तो आपसे शेयर कर लूँ। आप करेंगे 0321, ये बॉयज़ के लिए मैंने लिखा है। आप कैफ 2 लिखकर मुझे मैसेज कर दें, और कुछ नहीं लिखना, नहीं लिखना, अस्सलाम वालेकुम नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना। बिकॉज मैं किसी को बच्चे को दूंगा ना कि यार इन मैसेजेस का एक ग्रुप बना दे, तो फिर उसको लोकेट करने में मुश्किल हो रही होगी। आपने सिर्फ लिखना है कैफ 2 और मुझे मैसेज सेंड कर देना है। मैं आपको एक लिंक सेंड कर दूंगा, आप में से कुछ बच्चे आ जाएंगे, फिर आप वो लिंक आपस में शेयर करके भी ग्रुप में ऐड हो सकेंगे। उसका फ़ायदा ये होगा, हम ड्यूरिंग सेशन इस ग्रुप में से चीज़ों को आपके साथ शेयर करते रहेंगे। स्लाइड नोट्स वगैरह आपके पास आ जाएंगे। आप कहीं भी बैठे हैं, खुदा ना खास्ता आपका दिल पढ़ने को कर रहा है, तो आप अपने मोबाइल से वहीं पर पढ़ सकेंगे, देख सकेंगे चीज़ों को। और आप में से बेटा फीमेल में से आप मेरा एक नंबर लिखिए, लिखवा दिया था आपने, सेंड किया मुझे, आज कर दीजिएगा, दोबारा कर दे। मैं अभी, मेरा क्लास नहीं है, मैं अभी ग्रुप क्रिएट कर दूंगा और आज शाम में ही, फिर ये शाम तक आप, बल्कि अभी सब लोग व्हाट्सएप में ये वॉइस तो सेंड कर देना, और नहीं है तो फिर आपस में लिंक शेयर कर लीजिएगा। तो मैं आज ही आपको ये सारा कुछ सेंड कर दूंगा। और वैसे तो ज़्यादा अच्छी बात है, ये हार्ड में ऐसे ले लें, जैसे बेटी लेके आई हुई है ना, ऐसे हार्ड में लेकर इसको साथ साथ लेकर चलें, ठीक है ना। फिर आपको इसका मेन बेनिफिट हो रहा होगा, सारी चीज़ें आप ऐसे लिख रहे होंगे। अदरवाइज बुक परचेज कर लें, उसमें भी कोई हरज नहीं है। ठीक होगी बात जी। कल मुलाकात होगी। एक तो टाइम पर पहुंचना है आपने, सबसे ज़रूरी बात, और दूसरी अहम बात यह है कि रेगुलरिटी को आपने मेंटेन रखना है।